जी। और पेपर लीक, उसका क्या हुआ? यूआरओ एसआई की भर्ती थी। उस मुद्दे को हमने छोड़ा नहीं है और उस पे भी हम लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन ये पूरी सरकार की सोची समझी साजिश के तहत उस मुद्दे को डाइवर्ट करने को लेकर ये इस बिल को लेके आगे। गोविंद सिंह डोटासरा कांग्रेस के नेता है, वो नीट पे अभी विरोध कर रहे हैं। जी। पिछली कांग्रेस सरकार में भर्ती मतलब पेपर लीक हुआ, अब उन पे क्या कहना है? नहीं, बिल्कुल है। अभी चाहे कांग्रेस सरकार इस पे विरोध कर रही है, चाहे बीजेपी यहाँ उस समय थी राजस्थान, वो पेपर लीक पे विरोध कर रही थी। दोनों सरकारें ये दिखावे का कार्य करती है कि हम युवाओं के साथ में खड़े हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि इन्हें किसी को मतलब नहीं है, राजनीतिक रोटियां सेकते हैं। दिया कुमारी की फोटो भी गायब थी परसों जो बजट की बैठक। कि महिला डिप्टी सीएम है राजस्थान में, लेकिन उन्हीं को सम्मान नहीं अगर बीजेपी दे पा रही है, तो सवाल तो साहब बहुत बड़े हैं। प्रधानमंत्री जी 33 की बात कर रहे हैं जी। राजस्थान सरकार ने 50% की बात जी, की। भजन लाल जी को अगर महिला सशक्तिकरण का मैसेज देना ही है, तो खुद की कुर्सी को छोड़ के किसी महिला को सीएम बना दे। सबसे बड़ा विषय इस वक्त चल रहा है कि अध्यापक भर्ती में 50% आरक्षण की बात सरकार ने कही है। इस पे आप लगातार आवाज उठा रहे हैं, क्या विरोध का कारण क्या है? 50% आरक्षण की जो बात करी है और थर्ड ग्रेड में इसे लागू किया है, ये इन्होंने बिना सोचे समझे इसको लागू कर दिया। मैं भजन लाल जी से पूछना चाह रहा हूँ, लगातार इस मांग को लेकर मैं प्रदर्शन कर रहा हूँ, लगातार आवाज उठा रहा हूँ कि आपको किसने सलाह दी, किसने मांग करी? आप बिना मांग करे ऐसे बिलों को लेके आ रहे हो जो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आरपीएससी के एक मेंबर थी, जो चीफ सेक्रेटरी थे, उनकी वाइफ थी, एक कोई कवि की वाइफ थी, उन दोनों के बारे में आप खुल गए। और यहाँ आरपीएससी में कर क्या रही है कि राजस्थान के लोग नहीं आरपीएससी इलाज मेरे काम, ये बताइए किसको पे क्यों लगा रखे है उसको यहाँ पे, उसको भेजो ना यूपी। यहाँ पे छोटे छोटे लोग पकड़ लिए, बड़ी मछली कोई नहीं पकड़ रहा। तब ये एक दिखावा है, क्योंकि सारे लोग, चाहे ये पेपर माफिया हो चाहे बड़े नेता हो, ये मिले जुले लोग हैं और ये बेरोजगार युवाओं को ठगने का कार्य करते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। पुलिस आप पे लाठीचार्ज कर रही है, क्या आपकी आंदोलन को दबाने की कोशिश की जा रही है? एक फोन आता है सीएम साहब के वहाँ से, तो सीधा सीधा सा बात है कि पुलिस वही करेगी जो सरकार कहेगी। नमस्कार, भारत रफ्तार में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ मौजूद हैं मनोज मीणा, जो कि बेरोजगारों की आवाज़ है। मनोज, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। मनोज मीणा वो शख्सियत हैं जो अब तक शतक लगा चुके हैं, यानी 100 से ज़्यादा बेरोजगारों के लिए राजस्थान में बड़े आंदोलन कर चुके हैं। मनोज, सबसे बड़ा विषय इस वक्त चल रहा है कि अध्यापक भर्ती में 50% आरक्षण की बात सरकार ने कही है। इस पे आप लगातार आवाज़ उठा रहे हैं, क्या विरोध का कारण क्या है? देखो, ऐसा है, सरकार ने, भजन लाल सरकार ने जो अभी सभी भर्ती परीक्षाओं में 50% आरक्षण की जो बात करी है और थर्ड ग्रेड में इसे लागू किया है, ये इन्होंने बिना सोचे समझे इसको लागू कर दिया। इसके क्या डिसएडवांटेज होंगे, क्या इसके एडवांटेज होंगे, इन पे कभी ध्यान नहीं दिया। आप एक बात को समझिए जो बहुत गहरी बात है, 50% ये महिलाओं को सीधा दे रहे हैं, चलो अच्छी बात है, लेकिन एक बात समझनी होगी कि इसके अलावा भी 6% विडो डिवोर्सियों का कोटा होता है। उसके अलावा 10% महिला ऐसी होती है जो पढ़ने में अच्छी होती है, तो वो जनरल में चली जाती है। ऐसे करके 67% महिला सीधी जा रही है। उसके बाद में 12.5% एक्स सर्विसमैन का कोटा होता है, फिर 4% हैंडीकैप जो विकलांग हमारे भाई है उनका कोटा होता है, फिर 2% स्पोर्ट का कोटा होता है, तो ये मिला के हो जाते हैं 85% के समथिंग। अब आप ये बताओ कि 15% जो सीटें बचती है उनमें भी टीएसपी के हमारे भाई शामिल होते हैं, अगर उनको हटा दे तो बची 4-5% सीटें। तो ये बताओ, जो 100 सीटें किसी भर्ती में आती है और बेरोजगार युवाओं को जब 4-5% की सीटें मिलेंगी, तो ये तो सीधा तौर पे बेरोजगार युवाओं के साथ में कुठाराघात है, उनके साथ में बहुत बड़ा अन्याय है। सरकार ने सोचा ही नहीं। सरकार ने वोट बैंक की राजनीति के लिए, अपने वोटों को साधने के लिए, महिला सशक्तिकरण के नाम पे सरकार इस बिल को लेके आ गई, जिस बिल के बारे में कोई जानकारी नहीं। मैं भजन लाल जी से पूछना चाह रहा हूँ, लगातार इस मांग को लेकर मैं प्रदर्शन कर रहा हूँ, लगातार आवाज उठा रहा हूँ कि आपको किसने सलाह दी, किसने मांग करी? आप बिना मांग करे ऐसे बिलों को लेके आ रहे हो जो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आपने इस बिल को लाके समाज में, चाहे दोनों वर्गों में, आज इन्होंने एक तनाव की स्थिति पैदा कर दी है जो कहीं ना कहीं एक सब समाज में नहीं होनी चाहिए। और अब ये इस चीज का ढोल और पीट रहे हैं कि हमने अच्छा कार्य किया है। भजन लाल जी, ये अच्छा कार्य होता तो बेरोजगार युवा आपका विरोध नहीं करते, और लगातार राजस्थान के युवा इस मुद्दे पे भजन लाल सरकार का विरोध कर रहे हैं। और अभी तो आप देखोगे कि पूरे राजस्थान में इसका विरोध हो रहा है, और अभी कल शहीद स्मारक पर हमने भी बड़े लेवल पर इसका विरोध किया है। और ये राजस्थान सरकार और राजस्थान पुलिस दोनों हठधर्मिता कर रहे हैं। कल जब मैं वहाँ पहुंचा,
हजारों की संख्या में छात्र थे और इन्होंने जबरदस्ती तरीके से मेरी आवाज को दबाने का कार्य किया। मेरे को इन्होंने गिरफ्तार करके थाने में रख लिया। तो कहीं ना कहीं सरकार ये चाहती है कि हमारी मोनोपोली रहे, कि हमने जो लागू कर दिया वो ठीक है। और सबसे बड़ी बात, आप एक बात समझनी होगी आपको कि महिला सशक्तिकरण के नाम पे कह रहे हैं कि महिलाओं को मजबूत करेंगे समाज में। भजन लाल जी, आपकी जानकारी में है कि नहीं है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, राजस्थान ऐसा प्रदेश है जब महिलाओं के ऊपर हो रहे अत्याचार में एक नंबर चल रहा है राजस्थान। वहां सुधार की जरूरत है, वहां इन्होंने सुधार नहीं करे। दूसरी बात, भजनलाल जी ये बताएं मेरे को कि आपके विधानसभा में कितनी महिलाओं को आपने टिकट दिए, मेरे को बताएं कि आपके कैबिनेट के मंत्रिमंडल में कितनी महिलाएं आपने रखी हुई है, क्या वहां भी आप इसको लागू करोगे? 2 महिलाएं मंत्री है भजनलाल सरकार में। बड़ी ये अचरज की बात है कि वहां आप 50% लागू कर दीजिए ना, बढ़ाइए ना 12 महिलाओं को मंत्री, क्यों नहीं बनाते आप? मनोज जी, दिया कुमारी की फोटो भी गायब थी परसों जो बजट की बैठक हो रही थी उसमें। जी, तो देखो सवाल तो है, आपकी बात सही है कि महिला डिप्टी सीएम है राजस्थान में, लेकिन उन्हीं को सम्मान नहीं अगर बीजेपी दे पा रही है तो सवाल तो साहब बहुत बड़े हैं। और दूसरी बात, जब माननीय नरेंद्र मोदी जी ने केंद्र में 33% राजनीति में हिस्सेदारी को लेकर जो बिल को वो लेके आए, अभी उनको वो बिल है वो भी लागू नहीं हुआ, डायरेक्ट ही इन्होंने यहाँ पे 50% की बात कर दी। मैं तो कह रहा हूँ कि वहां पर भी आप उसे तो लागू करा लीजिए एक बार। वहां पर भी आप देखोगे कि अभी जो माननीय मोदी जी का जो मंत्रिमंडल है वहां पर साहब 543 में से 7 महिला को इन्होंने मंत्री बनाया है, क्या वहां 33% नहीं, एक बार वहां भी बताइए नहीं मिला अभी मनोज तो? जी, टेक्निकली देखिए 33% तो आपके भी समाज में, अन्य समाजों में भी महिलाएं कहीं पिछड़ी हुई हैं। मुझे 33% तो मैं ठीक मानता हूँ, लेकिन 50% का तो मुझे भी समझ में नहीं आ देखो रहा। 33% पे नहीं, आपका मैं 33 को मैं ठीक मान रहा हूँ, मैं 33 के लिए मैं कह रहा हूँ कि लागू करिए, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि अभी जो मोदी सरकार ने मुझे घोषणा करी थी कि हम 33% लागू करेंगे, तो उसको लागू करना चाहिए तो राजनीति में। आपको क्या क्यों लगता है लागू नहीं हो पा रहा, कि उसको लागू करते हैं। प्रधानमंत्री जी 33 की बात कर रहे जी हैं, राजस्थान सरकार ने 50% की बात जी, करी, तो आपको क्या लगता है बिना कम्युनिकेशन के बात कर ले? तो ये तो साफ जाहिर ही है कि यहाँ इन्होंने अगर ये बात रखी है 50% की, तो कोई कम्युनिकेटिंग का है नहीं, और ये महिलाओं के सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं। और आपको अगर करना ही है तो सभी सरकारी संस्थाओं में करिए, प्राइवेट सेक्टरों में करवाइए, आप विधानसभा में करिए, आपके मंत्रिमंडल में करिए। और भजनलाल जी को अगर महिला सशक्तिकरण का मैसेज देना ही है तो खुद की कुर्सी को छोड़ के किसी महिला को सीएम बना दे। राजस्थान में मैसेज जाएगा महिलाओं को लिए कि कितना अच्छा मुख्यमंत्री था, खुद की कुर्सी छोड़ दी महिलाओं को मजबूत करने के लिए। भजनलाल जी करे ना अच्छे काम, कौन रोक रहा है उनको? और महिलाओं को लेकर कार्य करने हैं तो महिलाओं की जो शिक्षा होती है उसको आप लास्ट तक होता है, महिला ग्रेजुएट होती है उसको फ्री कर दीजिए ना, उससे होगा सशक्तिकरण। आप कौन से कार्य कर रहे हो? इससे पूरे समाज में तनाव की स्थिति बनी हुई है और इसको सरकार को वापस लेना होगा। और सरकार इसको वापस नहीं लेगी तो राजस्थान प्रदेश में बड़े लेवल पर आपको धरने प्रदर्शन देखने को मिलेंगे। और लगातार हम इस आवाज को मजबूती से उठा रहे हैं, और जब तक भजनलाल सरकार इस पे पीछे नहीं हटेगी हम भी पीछे हटने वाले नहीं है। आर पार की लड़ाई राजस्थान का बेरोजगार युवा लड़ेगा, क्योंकि राजस्थान में 40 लाख बेरोजगार है और उनको 100 सीटें जब भर्तियों में आएंगी और उनको 5 सीटें ही मिलेंगी, तो कहीं ना कहीं कितना बड़ा अन्याय है पुरुष वर्ग के साथ में। तो ये साहब कहीं ना कहीं इनको इस पर विचार करना चाहिए। बिना सोचे समझे कुछ भी बना रहे। भजनलाल जी को 6 महीने मुख्यमंत्री बने हो गए, उन्होंने पहला एक कार्य करा वो भी गलत कर दिया। कम से कम एक काम तो आप सही करते जो लोगों को लगता है कि भजनलाल जी अच्छा कार्य कर रहे हैं। किसे कहे कि युवा आपसे भजनलाल जी कि आप उनके लिए सोच रहे हो, कुछ अच्छा कर रहे हो, आप पे भर्ती समय पे आप करा नहीं पा रहे, आप पेपर लीक का आप रोक नहीं पा रहे, तो आप किसी मुद्दे पर तो बता दीजिए कि आप क्या कर रहे हो। मुझे तनाव किस स्थिति का, तनाव क्या बोल रहे, तनाव कैसे हो गया इससे? देखो साहब, तनाव ऐसे है कि समाज में जो ये सीधा 50% वाली बात अगर ये एप्लीकेबल होती है भर्तियों में, तो स्थिति ये बन जाती है कि जो जो बहनें हैं, हम बहनों के खिलाफ नहीं है, महिला सशक्तिकरण होना चाहिए, लेकिन वो बहनें भी चाहती है कि उनके भाई नौकरी लगे। जब उनके भाई नौकरी नहीं लगेंगे, पिताजी की माताजी की एक उम्मीद होती है कि मेरा बेटा नौकरी लगे, मेरे बुढ़ापे में लाठी बने, और जब अगर वो भाई को नौकरी नहीं मिलेगी तो बहन कैसे खुश होगी? और दूसरी बात, जब कुछ वर्ग में ये भी है कि ये हमारे साथ में कि इन्होंने गलत किया है, इनको नहीं करना चाहिए था, समाज में इसको लेके घर में विरोध हो रहा है, क्योंकि विरोध होगा, बेटी कह रही है कि पापा अच्छा है और बेटा कह रहा है पापा ठीक नहीं है, तो विरोध तो हो ही रहा है ना समाज में, झगड़े तो लगाए दिए ना भजनलाल जी ने। भजनलाल जी को समाज में एक अच्छा वातावरण बना के देना चाहिए, ना कि झगड़े लगाने का कार्य करना चाहिए। आप झगड़ा लगा रहे हो समाज में उल्टा। मनोज जी, आप ये बताइए कि आप आरक्षण का मुद्दा लिया है, मुझे ये बताइए EORO जी और पेपर लीक, उसका क्या हुआ? EORO SI की भर्ती थी,
उसका क्या हुआ, वो मुद्दा क्या छोड़ दिया आपने? नहीं देखो ऐसा है सर, उस मुद्दे को हमने छोड़ा नहीं है और उस पर भी हम लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन ये पूरी सरकार की सोची समझी साजिश के तहत उस मुद्दे को डाइवर्ट करने को लेकर ये इस बिल को लेके आगे। अब बेरोजगार युवा बिल से इतने प्रताड़ित हुए, इतने परेशान हुए, तो युवाओं की आवाज़ को उठाना पड़ा। और मैं भजन लाल सरकार से पूछना चाहता हूँ कि आप जब विधानसभा के चुनाव में गए, जब आप राजस्थान के लोगों से वोट मांगने गए, आपने कहा कि जो पेपर लीक के घोटाले हो रहे हैं, कांग्रेस के जो लोग शामिल है, कांग्रेस के दौर में जो घोटाले हुए, 19 पेपर लीक हुए, उस समय गोपाल केसवत का नाम आया, उस समय सुभाष गर्ग का नाम आया, और कह रहे थे कि बड़े बड़े नेता और भी शामिल है। उस समय किरोड़ी लाल जी भी कहा करते थे कि कांग्रेस के बड़े नेता है गोविंद सिंह डोटासरा जी, उनका भी नाम इसमें शामिल है, हम उनको भी पकड़ेंगे, और लोगों का भी नाम शामिल है। आज कहीं वो भी इस मुद्दे पे बोलते दिखाई नहीं पड़ते मेरे को। मेंबर भी थे आरपीएससी के चेयर, आरपीएससी के मेंबर भी थे 2। बिल्कुल साहब, देखो इसमें ये पूरा एक खेल है कि इन्होंने कहा कि बीजेपी ने उस समय कि हम आरपीएससी को भंग करेंगे, पेपर लीक पे कार्रवाई करेंगे, बड़े लोगों को पकड़ेंगे। सुरेश डाका को अभी तक इन्होंने नहीं पकड़ा। सेकंड ग्रेड लीक हुआ, थर्ड ग्रेड लीक हुआ, फर्स्ट ग्रेड लीक हुआ, जयन लीक हुआ, लाइब्रेरियन लीक हुआ, पटवार लीक हुआ, वीडियो लीक हुआ, सारे पेपर लीक हुए, और इन्होंने कहा हम उनको पकड़ेंगे, उनको नहीं पकड़ पाए। फिर इन्होंने कहा हमें सत्ता में आएंगे, जो सीपी जोशी जी माननीय अध्यक्ष हैं इनके, उन्होंने कहा सत्ता में आते ही हम आरपीएससी को भंग कर देंगे। अरे सीपी जोशी जी, मेरे को आप ये बता दीजिए कि आपने क्या आरपीएससी में एक बाबू बदला है क्या? अभी तक नहीं बदला। सवाल पूछो इनसे आप, एक भी बाबू इन्होंने नहीं बदला। आज ये उन मुद्दों की बात नहीं कर रहे। आज एसआई भर्ती का इतना बड़ा घोटाला है, जो करीबन एसओजी ने खुद ये कह दिया कि इसमें 500 लोग फर्जी है। सरकार तो ये कह रही है कि हमने एसआई भर्ती में बहुत सारे लोग पकड़ लिए, छूट गए ना। फिर वो आपने पकड़ लिए और छूट गए, जब आपके सामने 50,000 पन्नों की चार्जशीट एसओजी ने पेश करी। माननीय मुख्यमंत्री भजन लाल जी बताने का कष्ट करें कि उसका आपने पढ़ा, और पढ़ा तो आप निर्णय क्यों नहीं ले रहे? जब एसओजी कह रही है, साहब मेरे पास सुनिए आप, कि हम 500 लोग इस भर्ती में फर्जी है। एसओजी ने कह दिया पूरी 800 पदों की भर्ती है, 500 फर्जी है, और उसके बाद आप भर्ती को रद्द नहीं करते हो, तो ये तानाशाही है। ईओआरओ भर्ती कितनी बड़ी भर्ती है, उसको पूरा पेपर लीक है, गोपाल के साथ शामिल है, सरकार कांग्रेस के लोग शामिल है, उन पे कुछ नहीं हुआ। ईओआरओ भर्ती का अभी भी कोई भी कार्य नहीं हो रहा, उन पे कोई निर्णय नहीं ले रहे। क्यों नहीं ले रहे? उसका पीछे बहुत बड़ा कारण है साहब, क्योंकि उसमें ईओआरओ में जिन जो विद्यार्थी लग रहे हैं, वो सारे ही जो बड़े ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनके बच्चे हैं। अब चाहे वो बीजेपी के भी नजदीक थे, तो कांग्रेस के भी नजदीक है, तो बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, इस भर्ती पे कोई निर्णय नहीं करना चाह रहा। तो बेरोजगार युवा तो अवसाद में है ना, चाहे एसआई वाले हो चाहे ईओआरओ वाले हो। ना तो ये पेपर लीक पे कुछ कर पा रहे, सीधी बात ये है, ना ये भर्तियों पे कुछ कर पा रहे। इन्होंने कहा अभी जब विधानसभा चली थी उस समय भजन लाल सरकार ने कि हम 70,000 भर्तियों घोषणा कर देंगे। भजन लाल जी, आप मेरे को 70 भर्ती बता दीजिए, आपने किस विभाग में निकाली है? 70 भर्ती गिना दीजिए। 70,000 साहब बहुत बड़ा आंकड़ा होता है। आप 70 भर्ती लाइए मेरे सामने। जो ये भर्तियां चल रही है, ये उस समय कांग्रेस के कार्यकाल की चल रही है। जो गिनी चुनी भर्तियां रह गई थी छोटी मोटी, वो चल रही है, उनके परिणाम आना बाकी है। बाकी भजन लाल सरकार ने अगर 70 भर्ती भी कहीं निकाली हो, तो आप मेरे पास उसका ऑफिशियल डाटा लेके आइए, मैं धन्यवाद दूंगा भजन लाल जी को। नहीं निकाली, और अब कह रहे कि नया बजट लेके आ रहे युवाओं के लिए, बहुत कुछ लेके आ रहे। भजन लाल जी, पुराना बजट अभी जो आपका 3 महीने का पहले आया है, उस पर आपने काम किया नहीं, आप बात करने लगे नए बजट की। ऊपर से आप लिया है महिला आरक्षण का ये बिल। तो कहीं ना कहीं युवाओं के साथ में, चाहे पेपर लीक हो, चाहे ये महिला वाला मामला हो, चाहे भर्तियों का मामला हो, सब मामलों पे सरकार पूरी तरह फेल है। कोई भी कार्य सरकार अच्छे से नहीं कर पा रही है। भजन लाल जी को नैतिकता, मानवता दिखाते हुए इस्तीफा देके किसी महिला को मुख्यमंत्री बना देना चाहिए, जिससे उनकी जो मन की इच्छा है नरेंद्र मोदी से बढ़ के काम करने की, कि हम 50% लागू कर देंगे, वो भी पूरी हो जाएगी। तो कम से कम एक मैसेज भी जाएगा, इनको भी तसल्ली मिलेगी कि पाकिस्तान में मैंने कोई कार्य किया महिलाओं के लिए, कम से कम वही कार्य कर लिए। अच्छा, एक बार बताइए कि आरपीएससी के एक मेंबर थी, जो चीफ सेक्रेटरी थे, उनकी वाइफ थी, एक कोई कवि की वाइफ थी, उन दोनों के बारे में आप खोल के बताइए। देखो ऐसा है कि जब आरपीएससी में बहुत लंबे समय से आपको देखने को मिलेगा कि जो बड़े पदों पर रहते हैं, जो आरपीएससी में जो मेंबर बनते हैं, चाहे पहले वो बाबूलाल कटारा हो, चाहे सोबराम हो, चाहे उसके बाद में ये जो कुमार विश्वास जी है, मैं नाम लेके कह रहा हूँ कि इनकी खुद की वाइफ यहाँ पे लगी हुई है। क्या नाम? मंजू शर्मा जी, बहुत दिनों से आरपीएससी में पोस्टेड है। गहलोत साहब की सेवाओं से वो यहाँ पोस्टेड है, वो डेपुटेशन पे है। वो साहब यूपी में मास्टर है, और यहाँ आरपीएससी में कर क्या रही है कि राजस्थान के लोग नहीं आरपीएससी लाइक मेरे को ये बताइए किसको क्यों लगा रखा है उसको यहाँ पे, उसको भेजो ना यूपी। आप
किसकी सेवा से लग रही है वो? यहाँ पे सवाल तो ये भी है ना कि हमारे लोग तो कम उन है पे क्या कोई आरोप राजस्थान भी में? लगे थे? आरोप लगे हैं बिल्कुल। जब ये यूआरओ भर्ती का पेपर का मामला चला तो हमारे मुख्य सचिव रहे राजस्थान के निरंजन आर्य, जो गांधीवादी मिसाल देते थे, मैं जब भी मिलता था हमेशा गांधी की बात करते थे। उनकी खुद की घरवाली यूआरओ भर्ती पेपर लीक में कई सारे सवाल उनके ऊपर उठे हैं, और खुद कुमार विश्वास की घरवाली मंजू शर्मा के ऊपर बहुत सारे सवाल उठे। आज तक कुमार विश्वास ने कोई सफाई नहीं दी। देना चाहिए कुमार विश्वास जी। आप युवाओं की बात करते हो, आप कहते हो मैं युवाओं का चहेता हूं, तो आप क्या युवाओं के चहेते ऐसे बन रहे हो कि आपकी घरवाली को आरपीएससी में सेट करके आप पेपर बिकवा रहे हो और आप युवाओं के साथ में जो खिलवाड़ कर रहे हो? कहीं ना कहीं कुमार विश्वास जी, आपकी आत्मा से आप शाम के समय सोते हुए पूछा करो कि क्या आप ठीक कर रहे हो? ये युवाओं के साथ में आप बहुत बड़ा खिलवाड़ कर रहे हो। सरकार ने कार्रवाई नहीं की इन दोनों पर? सब सरकार कार्रवाई नहीं करेगी इनके ऊपर। कुमार विश्वास जी दोनों सरकारों के चहेते हैं, बड़े आदमी हैं, कौन कार्रवाई करेगा? यहाँ सरकार कांग्रेस की थी तब भी इनकी घरवाली आरपीएससी में पोस्टेड थी। लोग कहते थे कि वो बीजेपी सपोर्टर है। तो मेरे समझ नहीं आया कि कांग्रेस में क्यों आए उनकी घरवाली, यहाँ पे आरपीएससी में किसकी दया से लग रही है, वो भी तो पता करना चाहिए ना। सही बड़े लोगों के लिए ये मैटर नहीं करता कि सरकार कौन सी है। सरकार कोई से नहीं, सब जगह कुमार विश्वास सब जगह हाजिरी लगाते हैं, सब जगह उनका नाम है, सब जगह लोग उन्हें पसंद कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं दोनों सरकारों में मिली भगत से कुमार विश्वास की घरवाली राजस्थान में ही पोस्टेड रहती है। वो कहते हैं कि मेरा ससुराल है अजमेर में, तो आपका ससुराल अजमेर में ठीक है, लेकिन आप तो ये बता आपकी घरवाली जो सरकारी सेवा में लगी वो कहाँ से लगी? यहाँ डेपुटेशन में क्या कर रही है आपकी घरवाली? आप राजस्थान में हमारी बहुत सारी महिलाएं, बहुत सारे हमारे योग्य लोग हैं जो आरपीएससी में होने चाहिए, वो नहीं है। और आरपीएससी को लेकर क्या कभी बीजेपी ने जो उस समय नाम आए थे, जो आरएस तक के इंटरव्यू मैनेज करे बाबूलाल कटारा ने, क्या कितनी पूछताछ हुई वो बताएंगे? प्रदीप पारासर का क्या हुआ? डीपी जारौली का क्या हुआ? भजनलाल सरकार बताएगी? नहीं बताएगी। सुरेश ढाका का क्या हुआ? नहीं बताएगी। अभी जो इन्होंने गिरफ्तार कर रखे हैं भजनलाल बिश्नोई वगैरह, ये तमाम जो गैंग है, इनका क्या हुआ, क्या कार्रवाई कर रहे हैं? नहीं बताएंगे। सब मैं आपसे कह रहा हूँ कि तो आपको लग रहा है कि सिर्फ छोटे छोटे लोग पकड़ लिए, बड़ी मछली कोई नहीं पकड़ में आई? तब ये एक दिखावा है, क्योंकि सारे लोग, चाहे ये पेपर माफिया हो चाहे बड़े नेता हो, ये मिले जुले लोग हैं और ये बेरोजगार युवाओं को ठगने का कार्य करते हैं। इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। अगर ये मैसेज इनको देना था तो राजीव गांधी स्टडी सर्किल का उस समय रीट के पेपर में नाम आया। आज मेरे को बता दीजिए कि राजीव गांधी स्टडी सर्किल में सुभाष गर्ग जी का नाम आ रहा था, कभी पूछताछ के लिए बुलाया उनको? नहीं बुलाया। उस समय और भी कांग्रेस के बड़े नेताओं का नाम आ रहा था, उनको बुलाया? नहीं बुलाया। और आपने किस आधार पे उनके ऊपर आरोप लगाए? आज तो आपकी डबल इंजन की सरकार है राजस्थान में, आप समस्त भर्ती परीक्षा घोटालों की सीबीआई जांच के आदेश जारी क्यों नहीं करते? आपको करने चाहिए। राजस्थान में 19 भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक हुए, आप उनकी सीबीआई जांच के आदेश दीजिए। आप एसआई और भर्ती को रद्द करिए, जिससे राजस्थान के युवाओं को लगे कि हमारे लिए सरकार कार्य कर रही है। आप कुछ तो ऐसा करिए। आप कुछ कर ही नहीं रहे। आप कर रहे हो बेमतलब के काम कर रहे हो, महिला सशक्तिकरण की राजनीति कर रहे हो, वोट बैंक के लिए आप बिल्कुल लेके आगे, जो गलत है। आपकी मांग क्या है, और अगर आपकी नहीं सुनेगी तो अगला कदम क्या होगा? क्या विधानसभा का घेराव करेंगे? देखो, कल ही हमने विधानसभा के घेराव को लेकर चेतावनी दी थी सरकार को, और कल हमने शहीद स्मारक पे हजारों छात्रों के साथ में शहीद स्मारक से कूच किया। लेकिन ये पुलिस के तानाशाही के चलते, सरकार की तानाशाही के चलते गिरफ्तार करके कल इन्होंने हमारी आवाज को दबाने का कार्य किया। भजनलाल सरकार से मैं कह रहा हूं, आपको बहुत जल्दी अगर इस बिल पे ये सरकार वापस नहीं जाती है तो 2-3 दिन में मैं आगे की रणनीति बनाकर दोबारा सरकार को मजबूती से घेरने का कार्य करूंगा, क्योंकि ये बिल युवाओं के बिल्कुल भी हित में नहीं है। और युवा इससे परेशान है। पेपर लीक के मुद्दे पर भी मजबूती से आवाज उठाई जाएगी। अगर भजनलाल सरकार एसआई ईओआरओ भर्ती को रद्द नहीं करती है तो बहुत जल्दी आपको राजस्थान के युवा सड़कों पर दिखाई देंगे, दोबारा लौटेंगे, धरने प्रदर्शन करेंगे, मजबूती से मांग करेंगे। और भजनलाल जी, मैं कहना चाहता हूं, आप कितनों को गिरफ्तार करोगे? राजस्थान में एक मनोज मीणा नहीं है, राजस्थान में 40 लाख मनोज मीणा है। आप करिए गिरफ्तार, कितनों को करते हो? आपकी जेलें कम पड़ जाएंगी भजनलाल जी, लेकिन आप राजस्थान के युवाओं को गिरफ्तार नहीं कर पाओगे। आप बिना वजह उनको डराते हो, धमकाते हो, काम आप पे होते नहीं। आपकी पुलिस परमिशन होने के बाद भी लोगों पे लाठियां भांजती है, तो कहीं ना कहीं आपकी कार्यशैली ठीक नहीं है और जल्दी युवाओं की मांगों को लेकर फिर से सड़कों पे होंगे। पुलिस आप पे लाठीचार्ज कर रही है, क्या आपकी आंदोलन को दबाने की कोशिश की जा रही है? क्या आपको दबाने की कोशिश की जा रही है सरकार की तरफ से? देखो साहब, ऐसा है, जो पुलिस के लोग हैं वो सरकार के नुमाइंदे हैं। एक फोन आता है सीएम साहब के वहां से,
तो सीधा सीधा सा बात है कि पुलिस वही करेगी जो सरकार कहेगी, और सरकार वो करेगी जो उसको लगेगा कि हमारे लिए सही है। तो सरकार तो कहीं ना कहीं वही कार्य करवाएगी पुलिस से जो उनके हित में होगा। जब सरकार को लगा कल कि राजस्थान में ये 2-3 हजार बच्चे सड़कों पे कहाँ से आ गए, तो उन्होंने आईजी साहब को वहां भेजा, आईजी साहब को आदेश दिया कि इनको यहाँ से भगाओ। खुद आईजी साहब, भजन लाल जी, तो कुछ महिलाएं भी गई थी भजन लाल जी के पास। देखो इस मुद्दे पर भजन लाल जी ने जो महिलाएं बुलाई, जो मेरी जानकारी में आया है कि वो उनकी उम्र साहब 60 साल है। वो कह रहे अध्यापक भर्ती में हमने 50% का ये बिल लागू कर दिया, धन्यवाद के लिए महिलाएं आई है। भजन लाल जी, मेरी भी जानकारी में है कि भरतपुर से आपने कितनी बसें बुलाई है, जयपुर से आपने कितनी बसें बुलाई है, और आपने कितने कार्यकर्ताओं को बुलाया है। आप मेरे को भजन लाल जी ये बता दीजिए कि उसमें पढ़ने वाली छात्राएं कितनी थी। आप अगर काम अच्छा करोगे तो धन्यवाद देने के लिए जो जेन्युइन युवा है वो आपके पास पहुंचेंगे, लेकिन आपको तो धन्यवाद के लिए भी आपके भरतपुर से बस भर के अगर महिला बुलानी पड़ रही है, जो भी वो महिला है जो हाउस वाइफ है जिनकी उम्र 60 साल है, तो कम से कम कुछ तो भजन लाल जी को मानवता दिखानी चाहिए। ये राजस्थान का युवा एक अंतिम सवाल है, क्या आप 33% पे एग्री हैं जो केंद्र में लागू, उस पर कोई आपको दिक्कत? जी बिल्कुल, हम इसमें एग्री है। हम महिलाओं के साथ में अगर सरकार 33% सभी भर्तियों में करती है तो हम सरकार का इस चीज में कोई विरोध नहीं है। हम सरकार का स्वागत करेंगे कि आप अच्छा कार्य कर रहे हो, लेकिन सीधा 50% कर देना वो एक अन्याय है, जो कि उसमें युवाओं को मात्र 4-5% सीटें बचती है, जो कि एक बहुत बड़ा अन्याय है। ये नहीं होना चाहिए। गोविंद सिंह डोटासरा कांग्रेस के नेता है, वो नीट पे अभी विरोध कर रहे हैं जी। पिछली कांग्रेस सरकार में भर्ती मतलब पेपर लीक हुआ था, अब उन पे क्या कहना है? नहीं बिल्कुल है, अभी चाहे कांग्रेस सरकार इस पे विरोध कर रही है, चाहे बीजेपी यहाँ उस समय थी राजस्थान वो पेपर लीक पे विरोध कर रही थी। दोनों सरकारें ये दिखावे का कार्य करती है कि हम युवाओं के साथ में खड़े हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि इन्हें किसी को मतलब नहीं है, राजनीतिक रोटियां सेकते हैं। जब उस समय गोविंद सिंह डोटासरा का नाम आ रहा था पेपर लीक में, तो आज बीजेपी क्यों कार्रवाई नहीं करती, क्यों जांच नहीं करती? या तो फिर आप झूठ बोलते हो कि हम इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, आज तक आपने कोई कार्रवाई नहीं करी है। तो साहब इनकी दिखावे की राजनीति है, युवाओं के हित में इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बस इनके लिए बेरोजगार युवा एक फुटबॉल की तरह है, वो तो इनके तरफ मारेंगे, वो इनके तरफ मारेंगे, बाकी सच्चाई ये है इन्हें कोई मतलब नहीं है। ये बताओ गोविंद सिंह डोटासरा का बच्चा कौन सा नीट की तैयारी कर रहा है, उन्हें क्या फर्क पड़ेगा? अभी ये माननीय मुख्यमंत्री भजन लाल जी से मैं कहना चाहता हूँ, आप जिस बिल को लेके आए हो इसको महिलाओं के लिए, भजन लाल जी का बच्चा सीएम बनने से पहले तैयारी करता था, लाइब्रेरी में जाता था। मेरे मित्र बताते हैं कि हमें मिला करता था। भजन लाल जी 50% बिल के लाने के बाद में जो 5% सीटें बचती है टीएसपी को काटने के बाद, अगर आपका बच्चा उनमें सिलेक्शन ले लेगा तो राजस्थान को और बच्चे भी ले लेंगे। भजन लाल जी खुद के बच्चे से कहना भाई तैयारी करके तो नौकरी लग जाए इनमें, वो नहीं लग पाएगा, लेकिन उसका तो बाप अब मुख्यमंत्री हो गया ना साहब, उसे क्या फर्क पड़ रहा है? ऐसे ही सारे नेताओं के बच्चे तो तैयारी करते नहीं है, ये गरीब किसान के बच्चे हैं, इन नेताओं को फर्क नहीं पड़ता, इनके लिए बेरोजगार युवा फुटबॉल की तरह। लेकिन मैं कहना चाहता हूं भजन लाल सरकार से कि युवाओं को आप ग्रांटेड मत लीजिए। अभी आपने देखा था कि लोकसभा चुनाव में आपको 11 सीटों का जो नुकसान हुआ है वो इसीलिए हुआ है कि आपने पेपर लीक पे कार्रवाई नहीं करी। और अब आप जो ये कार्य कर रहे हो विधानसभा चुनाव में जो होने वाले समय में होंगे, आपको 11 सीटें भी मिलेंगी, वहां भी उपचुनाव में तो रोष मिलेगा ही मिलेगा, बाकी ऑल ओवर जो चुनाव तो मेन देखे जाएंगे, पंचायत वाले भी तो इनको बहुत बड़ा नुकसान होगा। तो इनको ये खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इस बिल को वापस नहीं लेते हैं और उपचुनाव में अगर इन्होंने ये वापस नहीं लिया उपचुनाव तक, तो उपचुनाव में मैं हर जगह जहाँ जहाँ होंगे वहां जाऊंगा, प्रचार करूंगा। ये सरकार युवाओं के खिलाफ है और ये सरकार युवाओं के हित में बिल्कुल भी कार्य नहीं कर रही है। तो ये मनोज मीणा थे जिन्होंने सीधी चेतावनी सरकार को दी है कि अगर वो हमारी बात नहीं सुनेंगे तो उपचुनाव में जहाँ जहाँ 5 जगह उपचुनाव हैं वहाँ हम युवा जाएंगे और विरोध करेंगे। साथ ही अगर हमारी बात नहीं सुनी तो अब जो विधानसभा शुरू होने वाली है उसमें हम सरकार का जमकर विरोध करेंगे और ईंट से ईंट बजाने के लिए युवा तैयार हैं। इनको कहना है कि SIEO जो भर्ती है उसको भी रद्द करना चाहिए। साथ ही इनका कहना है जो 50% आरक्षण की जो सरकार ने बात की है अध्यापक भर्ती परीक्षा में वो गलत है। मोदी जी की बात से ये सहमत है। इनका कहना है कि प्रधानमंत्री ने 33% आरक्षण की बात की है, प्रधानमंत्री की बात से हम सहमत हैं। काश भजन लाल जी भी प्रधानमंत्री की तर्ज पर 33% आरक्षण की बात करते तो इतना हंगामा नहीं होता। जितेश जेठमलानी, जयपुर, राजस्थान।